तो ऐसी थी मेरी बचपन की सहेलियां उत्तरा, पूर्वा। खूब सुंदर, सलीकेदार, निश्चल, प्रेमी मन की मालकिन। बड़े घर की होने का कोई अहंकार नहीं। पर जैसा कि होता है, बचपन के साथी अक्सर बिछुड़ ही जाते हैं। उनके साथ बिताए 4 वर्ष यूं जैसे 4 क्षण। हमारे पिताजी का तबादला हुआ, घर बदला, स्कूल बदला। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तरीके से अलविदा भी ना कह पाए। फिर बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई और बड़ी उम्र की समझदारी बचपन की यादों पर धूल की परतें जमने लगी। अलबत्ता कनॉट प्लेस को बुलाना आसान ना था। वहां रहने के बाद फिर कोई और जगह ना भाई, तो मन महसूस कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई की ओर लगा दिया। आगे फिर जिंदगी जहां ले गई, जीवन चलता रहा। पति के तबादले के साथ शहर बदलते रहे। बस अब रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी तबादला था और वापस दिल्ली स्टेशन मिल गया था। इंडिया गेट के पास ही बड़ा बंगला, अर्दली सब मिले थे। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त। हम दोनों के लिए इतनी सुख सुविधाएं बेमतलब लगती थी। नौकर चाकरों पर हुक्म चलाकर काम कराना ना तो मुझे आता था और ना अच्छा लगता था। अभी नए मकान में पहुंचकर काफी सामान लगाना बाकी था। कुछ देर बाहर बरामदे में सुस्ताने बैठी ही थी कि देखा सामने लॉन का गेट खोल एक अर्दली बड़ी सी ट्रे में चाय की केतली व नाश्ता सजाकर लिए आ रहा है। मेज पर रखकर बोला, सामने वाले बंगले से आया है। मैडम ने बोला है आप लोग थके होंगे, सो रात का डिनर वहीं करिएगा। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से पति की ओर देखा तो वे बोले कि उन्हीं के दफ्तर से हैं और अब उनकी पत्नी ने आमंत्रित किया है तो चले ही जाते हैं। ठीक है, जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे। यह कहकर मैं चाय बनाने लगी। शाम को ठीक 7 बजे हम उनके दरवाजे पर खड़े थे। हाथ जोड़ते हुए जो सज्जन सामने आए वह उम्र में तो मेरे पति से कुछ बड़े दिख रहे थे, परंतु चेहरे पर एक खूबसूरत सी मासूमियत और हंसी की एक स्मित रेखा। पीछे पीछे उनकी पत्नी हंसकर स्वागत करती हुई। दोनों ही बहुत मिलनसार, हंसमुख किस्म के थे। कुछ ऐसे कि आप बस मुस्कुरा ही पड़ो। घर की सजावट बहुत कुछ जानी पहचानी व कुछ याद दिलाती सी लगी। अब मैंने घर की मेजबान को भरपूर नजर से देखा। अच्छे लंबे कद की, खिला हुआ रंग व बड़ी बड़ी आंखें। इस उम्र में भी अधिकांश काले बालों का बड़ा सा जूड़ा। गर्मी के मौसम के अनुकूल हल्के नीले रंग की चंदेरी की साड़ी। कुल मिलाकर सादगी और सुंदरता का अपूर्व मिश्रण। उनके सामने मुझे अपनी रेशमी साड़ी व मेहंदी लगे लाल काले बाल बेहद फूहड़ लगे। इसको अनदेखा करते हुए बहुत प्यार से मिली मुझसे। उनके पति परिचय करा रहे थे। इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी पूर्वा। अचानक मुझे लकवा सा मार गया हो। मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वे आश्चर्य से मुझे देख रही थी। फिर पहचान की एक कौंध उनके चेहरे पर चमकी और लपक कर मेरे गले से आ लगी। वे दोनों पुरुष आश्चर्य से हमें देख रहे थे। अब उनका कोई काम ना रह गया था। उम्र के इस मोड़ पर यह उपलब्धि खोए हुए खजाने के समान थी, जो शेष जीवन के लिए काफी था। कमरे का माहौल औपचारिकता से कोसों दूर भाग गया था। ठहाके लग रहे थे। इतना कुछ था बताने को कि न शब्द मिल रहे थे, न समझ आ रहा था कि कहां से शुरू करें। बमुश्किल विदा होते यह तय पाया गया कि कल ही हम मिल रहे हैं, पूर्वा के हनुमान रोड वाले बंगले पर। बाकी बातें वहीं करेंगे। लौटते में पति ताना देना ना भूले कि कहां तो आना नहीं चाह रही थी, अब कहां जाने को मन नहीं है। अब उन्हें कैसे उन परियों की कहानी बताती। बड़ी बेसब्री से रात कटी। सुबह पति को दफ्तर भेज अर्दलियों को सब काम समझाकर सामने का रुख किया तो गेट पर भी पूर्वा गाड़ी लिए खड़ी दिखी। 10 मिनट का रास्ता तय करने में आधा घंटा लग गया। पूर्वा तो खैर वहीं रहती थी, आधी होगी, पर मेरे लिए सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक था।
वह कनॉट प्लेस जिस पर लगता था अपना ही एक छत्र राज्य है, अब लाखों लोगों के हिस्से में था। इतनी भीड़ तो उस समय पूरी दिल्ली में भी ना थी जितनी वहां दिख रही थी। पूर्वा दिलासा देते हुए बोली, इतना भी नहीं बदला है, बस कुछ ऊंची ऊंची नई बिल्डिंग ही तो बनी है। अच्छा, उत्तरा कैसी है? कहाँ है? मैंने पूछा। घर चलकर आराम से बताऊंगी कहकर यकायक वह चुप हो गई। भीड़ से निकलकर गाड़ी जब हनुमान रोड पर आई तो कुछ सांस में सांस आई, कुछ पहचान सी वापस आई। गाड़ी जिस बंगले के आगे रुकी उसे देख एक बारगी धक्का सा लगा। टूटी फूटी चार दीवारी पर लकड़ी का वही छोटा सा गेट लगा था जो बचपन में बहुत बड़ा दिखता था। अंदर घुसते ही दोनों तरफ लान में सूखी घास पर कुछ मेज कुर्सियां लगी थीं। घर को देख कर लग रहा था कि कहीं किसी ने कुछ नहीं बदला, बस पुराना और बदरंग सा हो गया है। बैठक का मुख्य द्वार बंद था। किनारे से रसोई घर के दरवाजे से ही अंदर पहुंचे। रसोई में माँ के साथ रहने वाली सहायिका खाना बना रही थी। माँ कहाँ है? पूछती हुई पूर्वा बरामदा पार कर सीधे उनके कमरे में पहुंचकर बोली, देखिए कौन आया है। कुर्सी पर बैठी वृद्ध महिला को पहचानने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। वैसा ही सौम्य चेहरा, बस अंतर काले बालों की जगह सन जैसे सफेद बालों का ही था। वे एक बार की मुझे नहीं पहचान पाई। पूर्वा के बताने पर आश्चर्यचकित होती हुई उठ खड़ी हुई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए न जाने क्यों उनकी आंखें नम हो आईं। पूर्वा यह देखकर व्यस्तता दिखाती हुई बोली, तुम बैठकर माँ से बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। मेरे सब हाल चाल लेने के बाद धीमे से जब मैंने उत्तरा के बारे में पूछा तो एकदम चौंक कर बोली, पूर्वा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, विवाह के 2 वर्ष बाद ही बेटे के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी के पति अब पूर्वा के पति हैं। उत्तरा के बेटे को ही अपना बेटा मानकर स्वयं की कोई संतान नहीं पैदा की पूर्वा ने। अब बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। जब तक पिता जीवित रहे पूर्वा बराबर काम में उनका हाथ बटाती रही। उनके जाने के बाद सब कुछ बेचकर मेरे नाम कर दिया। अब वही मेरा ख्याल रखती है। आप उसके पास क्यों नहीं चली जाती? मैंने प्रश्न किया तो बोली, 17 साल की थी जब इस घर में आई थी। कहीं भी गई पर सुकून हमेशा यहीं आकर मिला। कैसे छोड़ दूं इस घर को? आसपास के सब जानने वाले चले गए, कुछ दुनिया छोड़कर, कुछ जगह छोड़कर। सभी कहते हैं करोड़ों की जमीन है, आसपास की अधिकतर कोठियां बिक चुकी हैं, आप भी बेच दे। पर आज तक न कभी पूर्वा ने न कभी उसके पति ने कोठी बेचने को कहा। पूर्वा नियम से रोज दिन में एक बार आती है। यह मीना नाम की परिचारिका भी उसी ने रखवाई है जो कि एक बेटी की तरह मेरा ध्यान रखती है। ये वही बचपन वाली मीना तो नहीं जो एक बार आपके घर में पार्टी में आई थी? हंसकर वो बोली, हाँ वही मीना। जिंदगी अपना चक्कर पूरा करके मुझे फिर उसी बिंदु पर ले आई जहां से मैंने अपना जीवन स्वच्छंद उन्मुक्त भाव से जीना शुरू किया था। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर अब मुझे बंगला इतना बुरा नहीं लग रहा था। भीतर बैठे बैठे कानों में बाहर हरी घास में खेलते बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देने लगी। बाहरी बैठक से लगा कि वही आवाजें आ रही हैं जैसे पिताजी के अंग्रेज मित्र बात कर रहे हों, छुरी कांटों की आवाज के साथ। माँ की ओर देखा तो वे भी बिल्कुल वही पहले जैसी प्यार और स्नेह से मुझे देखती हुई। तभी पूर्वा की आवाज सुनाई दी, खाने को बुला रही थी। मीना टेबल पर खाना लगा रही थी। पहचाना मुझे? पूछने पर बोली, मैंने तो आपको अंदर घुसते ही पहचान लिया था। देख रही थी कि आप पहचानती हैं कि नहीं। सच में मीना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम माँ के साथ हो। अरे नहीं दीदी, मैं माँ के साथ नहीं, माँ मेरे साथ है। भगवान उनको लंबी आयु दे। खाते समय पूर्वा खुश होकर माँ को हमारे अचानक मिलन की घटना बता रही थी कि अब वे निश्चिंत हो जाए, बाकी जिंदगी फिर वैसे ही बीतने वाली है इनके साथ जैसे आज से 40 वर्ष पहले थी। अभी खाना चल ही रहा था कि सचमुच गेट से अंदर आते ढेरों बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे ये सब कौन है? 3 बच्चे तो मीना के हैं, बाकी उसके संगी साथी, माँ ने बताया। पूर्वा रोज आकर के 2 घंटा उन सबको पढ़ाती है। इनके माता पिता आसपास की दुकानें में छोटी मोटी नौकरी करते हैं। स्कूल के बाद ये सब यहीं आ जाते हैं, फिर 2 घंटा पढ़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले माँ उन सबको नाश्ता करवाना नहीं भूलती।
मीना को माँ ने यहीं ऊपर कमरा दिया हुआ है, वह यहीं रहती है। कहती है दीदी पढ़ा देंगी तो किसी काबिल बन जाएंगे। वे तो वैसे ही बहुत होशियार हैं, पूर्वा बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और बच्चों से कह दो कि नाश्ता करके पिछला पाठ ही याद करें बैठकर, आज दीदी पढ़ाएंगी नहीं। माँ अब हम निकलते हैं, इन्हें भी बहुत से काम हैं घर पर, अब तो यहाँ आ गई हैं तो आपसे मिलना होता रहेगा, कहकर पूर्वा मुझे बाहर ले आई। लॉन में बच्चों का जमावड़ा देखकर बहुत कुछ बदलने के बावजूद भी ऐसा लगा सब कुछ नहीं बदला है। बचपन में अभिजात्य वर्ग के प्रति मन में जो कटुता रहती थी वह उत्तरा पूर्वा से मिलने के बाद घनिष्ठ प्रेम में तो बदल ही गई थी, और आज 40 वर्षों बाद यह विश्वास और प्रगाढ़ हो गया कि व्यक्ति का व्यवहार और सोच उसे बड़ा बनाते हैं, धन संपत्ति नहीं। करोड़ों की स्वामी होते हुए भी पूर्वा की माँ प्रेम, सादगी व करुणा की मूर्ति लग रही थी, और उन्हीं की छाया उनकी बेटियां भी। बाहर आकर एक बार फिर उस कोठी की ओर ताका। अब लगा कि आज भी वह वैसी ही सुंदर है। भले ही प्लास्टर झड़ गया हो, रंग फीके पड़ गए हों, परंतु वैसे ही बिना भेदभाव के सबका स्वागत करती हुई, आमंत्रित करती हुई। रास्ते में पूर्वा ने बताया कि जब तक माँ है यह घर रहेगा, उसके बाद माँ की इच्छा के अनुरूप ही यहाँ गरीब बच्चों हेतु ऐसा प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा जिसमें पढ़कर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और जिसको चलाने की जिम्मेवारी मुख्यतः मेरी ही होगी। अब जबकि तुम मुझसे मिल गई हो, यह काम हम दोनों मिलकर कर सकेंगे, क्यों, है ना? यह कहकर आशा और भरोसे से भरी उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिक गई। मैं भला क्या ना कह सकती थी? भाग्यशाली थी मैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर ने मुझे दोस्त रूपी वह अमूल्य संपत्ति वापस करी थी, जिसे अक्सर हम जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते हुए खो देते हैं। उत्तरा पूर्वा की इतनी लंबी कहानी को इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, नमस्कार।